नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के कुछ अंश वायरल हो रहे हैं। बहुत तड़प रहे हैं और इनकी तड़प किस चीज को लेकर के है? पाकिस्तानियों को वापस क्यों भेजा जा रहा है? आतंकवादियों के घर क्यों ब्लास्ट से उड़ाए जा रहे हैं? बाकी तो फारूक अब्दुल्ला की जो विचारधारा है, फारूक अब्दुल्ला के जो कार्यकाल में हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो तो हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम लोग डिस्कस भी करते रहे हैं। 90 के दशक में जब ये मुख्यमंत्री थे, तब इतने बड़े पैमाने पर वहां से हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को अपने घर, जमीन, जड़ें, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके आज भारत के अलग अलग हिस्सों में, जिसको कहते हैं ना कि अपने ही देश में शरणार्थी जैसा जीवन बिताने के लिए अभिशप्त होना पड़ रहा है। उस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और अब तो ये सर्व विदित है कि उस समय ये अपनी ससुराल लंदन में मौज मस्ती कर रहे थे, जब यहाँ आतंकवादी हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। कन्वर्ट हो जाओ, या तो कश्मीर छोड़ दो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तीन ही चीजें उस समय कश्मीर घाटी में गूंजती थी, या फिर बंदूकें, राइफल और AK-47 गूंजती थी, और या फिर लोगों की चीखें सुनाई पड़ती थी। ये जो इंटरव्यू है, ये अमन चोपड़ा ने लिया है TV 18 के लिए। उसके कुछ ही अंश सामने आए हैं और उन्हीं से पता लग रहा है कि पहलगाम की घटना के बाद मोदी सरकार ने जो फैसला किया है कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, वो 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ करके वापस चले जाएं। फिर ये समय सीमा बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दी थी। तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये मानवता के खिलाफ फैसला है और इनको आतंकवादियों के घर भी जो उड़ाए गए हैं उससे भी पीड़ा हो रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो धीरेन्द्र जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। फारूक अब्दुल्ला के जो बयान आए हैं साहब, हालांकि उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आपने एक बार ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास भी परमाणु हथियार हैं और वो भी जवाब देना जानता है, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी गलतफहमी थी, वो मेरी गलत बयानी थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान शायद सुधर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। जी धीरेन्द्र जी। सर देखिए, पूरे कश्मीर की समस्या को अगर आप आंकते हैं तो उसमें एक समस्या शेख अब्दुल्ला परिवार भी है, जो कभी जब वो सत्ता में होता है, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मुंबई से गए हुए पत्रकार कुछ लोग गए थे, मतलब दिल्ली से, और उस समय ये 90 के दशक की बात है, तो उन्होंने जब बातचीतें की, अलग किया, तो उन्होंने जो उनकी जो फील्डिंग थी, उनका ये कहना था कि जो सत्ता में है, बल्कि पाकिस्तान का एक पत्रकार भी आया था, उसका नाम दिया था उन्होंने अपने फ्रोजन टर्बुलेंस में, अपनी उसमें बुक में, कि जब वो आया तो उसने बातचीत में कहा कि जो सत्ता में है वो भारत का समर्थन कर रहे हैं, जो विपक्ष में है वो भारत का विरोध कर रहे हैं। अब्दुल्ला फैमिली, मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर की जितनी रिडल्स हैं जिनको सुलझाया जाना चाहिए और पूरे देश को, बाकी पूरे देश को उसके बारे में और बेहतर तरीके से बताया जाना चाहिए, वो एक शेख अब्दुल्ला फैमिली है। क्योंकि अगर आप शेख अब्दुल्ला के लिए देखें तो कश्मीर में भारत की उम्मीद के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको लिखा था कि वो भारत की उम्मीद थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1953 में उनको खत में लिख रहे थे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको नहीं माना
इनको कि जो हमसे वादे की जो बातचीत की तो मेरी हालत यहाँ बहुत खराब हो जाएगी। अचानक उनको वो दिखने लगे। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1934 में जब ये बनती है तब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, यानी मुस्लिमों के लिए जो महाज काम करता है। 1939 में फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मैं आपको एक बयान सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं, आप मतलब मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत उस तरह से हो तो ज्यादा बेहतर रहे। सेना और अर्धसैनिक बलों की लगातार क्रूरता और बर्बरता से समूचा कश्मीर दर्द से कराह रहा है। यहाँ 20 जनवरी के बाद से निहत्थे और मासूम लोगों के खून की होली खेली जा रही है। इस खूनी होली का मंजर पिछले 25 दिनों से दिख रहा है। घाटी के विभिन्न क्षेत्र खासकर श्रीनगर नाजी कैंप में तब्दील हो गए हैं। ऐसा लग रहा है राज्यपाल हलाकू और चंगेज खान जैसा है जो घाटी को कब्रगाह में तब्दील करना चाह रहा है। 20 जनवरी से जारी कर्फ्यू के कारण कहना कठिन हो गया। सैनिक और अर्धसैनिक बलों की गोलियों के शिकार कितने लोग हुए और इस नरसंहार में कितने घरों का विनाश हुआ, यह बहुत अफसोस की बात है। ऐसी विषम परिस्थिति पैदा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं वही लोगों को यकीन दिला रहे कि कश्मीर में स्थिति सामान्य होने वाली है। उनके कश्मीरी जनता देख रही है, उनके अजीज वतन को कब्रगाह में तब्दील किया जा रहा है। मैं मानवाधिकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रहनुमाओं से अपील करता हूं, सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथों हुई व्यापक स्तरीय हत्या की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। ये माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है। ये उन्होंने 15 जनवरी को दिया था। 15 जनवरी को उन्होंने ये जारी किया था। 1990 का बयान है। तो आप इस बयान को और जो भारत के खिलाफ वहाँ जो हुर्रियत और तमाम कॉन्फ्रेंस, उन सब के बयानों में अगर आपको कोई अंतर दिखता हो तो बताइए। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला है, मैं तो ये मतलब लोग अभी उनका एक बयान आप देख रहे थे कि अब बहुत कुछ होगा, अब आप उड़ा दीजिए उनको पाकिस्तान को और अब आप छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब चीजें आपने अभी देखी है कि अब कुछ बड़ा कीजिए, तो वो कल को क्या कह देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात दरअसल ये हो जाती है जब आप किसी जनता को उस लेवल तक ले जाएं कि वो इंडोक्ट्रिनेशन हो या आपके लिए पागलपन की हद तक हो या फिर उसको कोई एक दूसरे तरीके को हो। कश्मीर में अगर आप गौर करेंगे तो शुरुआत से ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। वहां इस पूरी लड़ाई को इस्लामिक टच देकर हमेशा साथ रखा, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वो जब सत्ता में रही तो वो भारत के लिए वहां से बताती रही लड़ने के लिए, लेकिन विधानसभाओं में उसकी पार्टी के लोग खुलेआम ये कहते रहे। मैं आपको ऐसे बाकायदा विधानसभा के भाषण दे सकते हूँ जिसमें वो साफ कह रहा है कि हम पहले मुस्लिम हैं, फिर बाद में भारतीय हैं और कश्मीरी हैं। ये तमाम चीजें यानी कंट्राडिक्शन जो है ये पूरा कश्मीर की इस लीडरशिप के उसमें है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अब्दुल्ला का था। आपको याद होगा जब कश्मीर के हालात खराब थे तो आपने जिक्र किया वो लंदन में घूम रहे थे। इसके अलावा तमाम जगह पर इसके बावजूद वो आ जाते हैं और फिर वो कभी आप देखेंगे कि भजन गाने लगते हैं, वो बाकायदा मंच पे बैठते हैं, बहुत अच्छा वो इसे फिर कभी आपको कुछ और करते दिखेंगे। तो ये एक ऐसी जो डिल्यूजन वाला एक आइडिया होता है जो लोगों को उसमें रखता है और आप जानते नहीं कि वो कब सही बोल रहे हैं, कब वो अंदर से बोल रहे हैं। तो आप इस कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, यानी दोनों हाथों में। चूंकि आपने ये जिक्र किया इसलिए मैं आपको कश्मीर वाले से शुरू किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज का रुख नहीं है। 1982 में इस पर जो कश्मीर के जो लोग थे जो पाकिस्तान में थे उनको लाने के लिए पुनर्वास अधिनियम 1982 बाकायदा पास किया गया था, जो एक इलॉजिकल था, पूरी तरह से था। वो इसलिए किया गया था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान चले गए हैं वैसे कश्मीरियों को दोबारा उनके परिवार और सगे संबंधियों से मिलाना जो बिछड़ गए, पुनर्वास बिल क्यों, ये पुस्तिका बाकायदा उन्होंने जारी की थी, पेश किया था और कहा था राज्य की जनता को वापस लाने और दोबारा बसाने का अवसर मिला है। ये बात थी। उन्होंने पुंछ और राजौरी जिलों में मतलब बेसिकली मुसलमान बहुलता और 72 कश्मीर योजना को उनका आइडिया था ये सब जाए, और ये बिल बाकायदा लाने की कोशिश की गई। बाद में ये कोर्ट में पड़ा रहा, राज्यपाल के पास गया, अलग गया, लेकिन ये एक पहले से आइडिया है। इसीलिए अगर आप पुराना इतिहास जानते हैं तो आप उनकी हर एक बयान को उससे रिलेट कर सकते हैं। ओंकार जी। तो धीरेन्द्र जी, आपने कहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, ये खुद कश्मीर के लिए बड़ी समस्या रहा है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार,
देखिए पीडीपी की कहानी भी लगभग वही है, चूंकि कश्मीर में अगर हम देखें तो विशुद्ध तौर पर राजवंशीय राजनीति वहां बहुत ताकत के साथ है। सिर्फ यही नहीं है, वहां अगर आप जाएंगे मीरवाइज, जो फारूक का परिवार है, वो मीरवाइज का मौलवी का परिवार है, वो उसकी ताकत रखता है। तो गनी लोन का आपने देखा होगा, लोन परिवार है। तो वहां आपको उस तरह की कोई व्यवस्था दिखेगी नहीं कि नए लोग उभर के आ रहे हैं। पारिवारिक से आपने देखा गृह मंत्री बनाया गया, मतलब पहले इस देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को जगह दी गई। और उससे पहले कांग्रेस के साथ उनका लंबा राब्ता रहा, इसके बाद इसमें रहे तमाम चीजें। लेकिन आप जब देखते थे, जब सत्ता में हो तो अलग चीज होती थी। जैसे ही सत्ता गई तो बाकायदा कश्मीर को एक ऐसी छड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि अगर आप पे सत्ता नहीं है, अगर आप विपक्ष में हैं, तो आप उनकी जो भी जायज नाजायज मांगे हैं उनको केंद्र सरकार को पूरा करना है, अगर आपको शांत रखना है। आपने पूरी तरह से एक स्टेट को एक ज्योग्राफिकल रेंट की जगह बना दिया था, जहां आप तिरंगा फहराने की कीमत देना चाहते थे। वो इस बात के पैसे लेते थे कि हम आपको यहां तिरंगा फहराने दे रहे हैं। उन्होंने कभी स्टेटहुड, मतलब ये बहुत ही टफ, क्योंकि मैं देख रहा था आज भी एक दूसरे चैनल पे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब एक वही जो वायर, मैं फिर भी ले देता हूँ, जिसमें अनुराधा भसीन जो कश्मीर टाइम्स की वो मैनेजिंग एडिटर है, वो उनकी किताब भी डिसमेंटल वो करके एक कश्मीर है स्टेट, डिसमेंटल स्टेट करके, उसमें भी वो बहुत सारे ऐसे अनर्गल, वो आज जब उनसे पूछा, उसमें भी वो सवाल में पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोगों को, चूंकि ये कहा जा रहा है टूरिज्म हो रहा, तो ये होना था क्योंकि वो लोग परेशान हैं। आपने उनसे स्टेटहुड ले लिया, आपने उनके रिलेशन सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब आप ये सोचिए किस तरह का इकोसिस्टम आज भी ओंकार सर काम कर रहा है। आप उसी चीज को सब जगह महसूस कर सकते हैं। ये कैसे संभव है कि निरंतर आप, मतलब सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कोट बल्कि कांग्रेस के उनका देता हूं, क्योंकि जब हम लोग बात ही कर रहे हैं तो कुछ इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड रहना चाहिए। जो 1984 को 15 एक विरोध प्रदर्शन हुआ फारूक अब्दुल्ला के खराब शासन के खिलाफ, कांग्रेस आई ने प्रदर्शन किया था। इसमें 15 जनवरी 1984 को 4 लोग कांग्रेस समर्थक मारे गए थे। कांग्रेस पार्टी की जो मनोदिशा थी, वो पूर्व मंत्री मोहम्मद शफी कुरैशी ने इस तरह कहा, और जब आप आजाद हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं तो आपको गोली मार दी जाती है, लेकिन जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतीय कुत्ते वापस जाओ के नारे लगाते हैं तो आपकी खुशहाली होती है और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ये उन्होंने उस समय कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा कांग्रेस को धमकाते हुए कि यदि हमको उदारता पूर्वक वित्तीय सहायता नहीं दी तो सहायता के लिए वह सऊदी। मैं आपको ये दरअसल जो भी मैं कह रहा हूं उसके आपको मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है। जो पुरानी पीढ़ियां गुजर गई होती हैं, उनकी मौजूदा पीढ़ी के साथ एक रिश्ता होता है, अलिखित रिश्ता, जिसमें वो बताती हैं कि हम कैसे गए थे। अब आप उस रिश्ते को काट देना चाहते हैं, आप उधर मुड़ के सुनना नहीं चाहते, तो ये आपकी गलती है। जिन लोगों ने आपके लिए अपना समय दिया, बलिदान दिया, वो अपनी तरफ से आपको कहानी सुनाते हैं। कश्मीर ऐसी उलझे हुए रास्तों की कहानी है। आप अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे, चूंकि जैसे हम लोग ये बात करते हैं 370 पे भी, तो आपने देखा होगा 370 भी एक अधूरा एजेंडा पूरा करके सरकार ने भी रख दिया कि हटा तो दिया, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन है उस पर नहीं गए। तो वो बहुत जरूरी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। हम इस तरह की बातें लगातार करते रहेंगे, लेकिन आपका एक आइडिया होता है, म्यूनिक आइडिया, जो एक आइडियोलॉजी है कि साहब धीरे धीरे हो जाएगा, सब अपने आप से ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे होता नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको हाथ मरोड़ते मरोड़ते गर्दन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप सत्ता, न्याय और अपने मूलभूत जीवन आदर्शों का उल्लंघन करते हैं उनसे समझौता करने में। ये बात आपको इन दोनों परिवारों के साथ, चूंकि आपने पूरे कश्मीर को एक आदमी में बदल दिया, बल्कि मैं शेरे कश्मीर, और यह है 1977 में संजीव रेड्डी गए थे
उन्होंने ये उसको कहा कि ये शेर कश्मीर और लायन ऑफ कश्मीर, इस तरह की चीजें की गई। तो आपके लिए वो स्टेट तो कुछ रहा नहीं, वहां वो क्या बता रहे हैं कुछ मालूम नहीं। वहां तमाम चीजें ये फैमिली क्या तय कर रही है वो आपको मालूम नहीं। आपने कुछ फैमिलियों को तय किया कि हमको एक विशाल जनता से नहीं राबता नहीं करना है, हमको आतंकियों से सीधा टकराना नहीं, हमको सीधी बातें नहीं, हम इन परिवारों को दे देंगे, कुछ ले दे के मामला सुलझ जाएगा। तो आप ये देखिए, रूबिया सईद का किडनैप हुआ, रूबिया सईद के किडनैप पे आपने आतंकी छोड़े, हिंदुस्तान के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया गया, और ये सबको मालूम है कि क्या हुआ होगा। बाद में सब आ गया, लेकिन आपके लोगों ने नहीं लिखा। बाद में ये भी आया कितनी आसानी से वो किडनैप हुआ था, और कितने मुश्किल आपने आतंकी छोड़े थे जिनको पकड़ने में आपके जवानों की जाने गई थी। और ये इसके बाद आप मैं कश्मीर फाइल एक किताब है जो बहुत ही अच्छा वहां के एक जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसने बताया कि पीडीपी के घर में उसने कैसे आतंकियों को देखा है। वो खुद पीडीपी का मेंबर था, मतलब पीडीपी के पास बहुत लंबे समय से कवर किया। तो ये कहानियां हैं, और उन परिवारों पे मुझे लगता है सीधे तौर पर आते हैं। बाकी कैसे समझती हैं सरकारें वो तो उनके ऊपर तय होता है। ये संयोग है या एक बहुत बड़ी साजिश है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर के जब तक उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाती है, तब तक कश्मीर आम तौर पर शांत रहता है। छुटपुट कहीं टारगेटिंग हिंसा हुई वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओजीडब्ल्यू जो है वो खुलकर खेलने लगते हैं वहां पर, और घुसपैठ भी होने लगती है, और पहलगाम जैसी वारदात भी हो गई। देखिए, मैं कई बार ये सोचता हूँ इस बातों को, जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से कश्मीर को हम लोग साथ हमारे पास हुआ, जब तक महाराजा हरि सिंह का हमारा एक्सेशन हुआ, कॉर्ड ऑफ एक्सेशन है जो बाकी देश के राज्यों जैसा ही हुआ, बाद में जिसको एक हमारी लीडरशिप की कमजोर रगों ने जो है उसको इस तरह से बना दिया कि वो एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट बन गया। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग वो था कि जब उन्होंने समर्थन किया तो उनसे पूछा गया पटेल साहब से, पटेल साहब को, उस घटना को मैं आपको रेफरेंस देना चाह रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये बात तो सही है, प्रॉब्लम्स मतलब उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले शासकों की, यानी जो देश रहेंगे, ये भारत रहेगा और कश्मीर रहेगा, ये व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो हमारी जो इच्छा शक्ति होगी वो कंट्रोल करेगी, लेकिन वो मुझे लगता नहीं हुआ नहीं। तो आप जब भी देखेंगे कोई भी सरकारों में आप देखिए किस तरह से, बल्कि इनके पिता को देखिए 26 जनवरी तक नहीं मनाने दी गई थी। 14 मतलब 26 जनवरी को बड़े लेवल पे 1990 में ये कोशिश की गई थी कि वो पूरी तरह से विफल कर दिया जाए, आतंकियों को खुली छूट दी जाए, वो जुलूस निकाले। 14 अगस्त को वहां पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, इस तरह की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये हमेशा तब होता रहा जब जनतांत्रिक सरकारों को आपने जगह दी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हिंसा हम लोग वहां के कैरेक्टर को, चूंकि लंबे समय से आपने उनको पनपने दिया, इसलिए आप देख रहे हैं। जो मैंने अभी आपको शफी कुरैशी का उदाहरण दिया, शफी कुरैशी का उदाहरण भी मैं इसलिए दे रहा था, ये भी जानना बहुत जिम्मे है। मैं ये कहता हूँ कश्मीर को समझना, मतलब कोई पत्रकार अगर वहां जाके रहा है तो वो पूरे देश को समझ सकता है, लेकिन कश्मीरों को समझने में शायद और बहुत समय लगेगा। मोहम्मद शफी कुरैशी साहब जो है 1944 में मुसलमान, वो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बनाई उन्होंने 1944 में, इसलिए ताकि पाकिस्तान में विलय हो। 1944, 45, 40 में रहा, और बाद में वही शख्स कांग्रेस को घाटी में लाने वाले हुए, प्रेसिडेंट हुए, और बाद में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 3 बार उन्होंने अलग अलग राज्य स्तर का केंद्रीय मंत्री पद लिया। तो कश्मीर में आपको इस तरह की चीजें लगातार दिखेंगी कि सत्ता में है तो वो उनको छोड़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई पकड़ा जाता था उस समय कोई आतंकी, तो जो बड़ा आतंकी होता था वो आराम से बाहर भी हो जा सकता है। मैं इस मामले में सुरक्षा बलों की, मतलब कश्मीरी पुलिस की जरूर तारीफ करूंगा। ओंकार सर, इस देश में जो मेडल मिलते हैं, जब प्रेसिडेंट मेडल दिए जाते हैं बहादुरी के, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के उन जवानों को जो इस देश के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे उसमें ब्लैक शिप्स है, बहुत सारे कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन वो लड़ते हैं। लेकिन सरकारों का जो पॉलिटिशियंस है उनका कोई रुख आपको साफ नहीं दिखेगा जब वो सत्ता में होंगे। जो मैंने आपको दोहराया, ये वहां का ध्रुव सत्य है। आप चाहे कितने चीजों को उसके लिए आपको
डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप गवाही दे देंगे कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमको दिल्ली के लिए बोलना है, हमारी बोली में दिल्ली के लिए कोई आवाज होनी चाहिए। जैसे ही हम विपक्ष होंगे तो हमारी आवाज में इस्लामाबाद की आवाज आनी चाहिए। वो चीज जैसे रावलपिंडी की सड़कें खोल दें, रावलपिंडी तक जाने वाली सड़क हो। दूसरा जरा इंटरेस्टिंग है, नदियों वाला किस्सा चल रहा, तो ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उन सब के उसमें रहता था, वहां के कॉन्फ्रेंस के लोग मांगते थे कि भाई नदियों का फ्री फ्लो जो है पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए और ये नहीं रोका जाना चाहिए, इस पे कोई डैम नहीं बनना चाहिए, ये उनकी मांगों में शामिल होता था। वो मार्च निकालने के लिए करते थे। तो ये हमको खास तौर से हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आपको, जब आप ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं कि वो जगह जो डिवीजन हुआ, उस जगह के डिवीजन करने के कारण क्या थे, आपके लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट का मसला नहीं है। कश्मीर एक ऐसी अमृत नाभी है जो भारत के होने की गारंटी है, सुरक्षा की है। तो आपको वहां किसी भी कीमत पर उसके लिए आप हर कीमत अदा करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके आदमियों पे छोड़ दें, नहीं। जब आप अपने ग्रिड शो करते, देखिए इस सरकार ने 2019 में अपनी एक ग्रिड शो की सर, आपको याद होगा, मैं चूंकि उदाहरण दे रहे हैं तो मैं पर्सनल दे देता हूं कि मैं बैठा था और चूंकि मैं नेशनल चैनल में रहा, उसमें जो उसमें बड़े हैं और मैं वहाँ कश्मीर कवर करता रहा, तो वहाँ के सारे जर्नलिस्ट जो हैं जिनके साथ मेरी राब्ते होते रहे, अच्छे लोग थे, नेशनल चैनल्स में थे। तो वो बहुत गुस्से में, जब मैं गए, चूंकि 5 अगस्त को वहाँ, तो 3 अगस्त को हम लोग थे वहाँ, 2 से 3 अगस्त से शुरू हो गया था, सब बंद हो गया। तो जब ये हटा दिया गया, 1-2 दिन हम बिल्कुल खाली लाइव दें तो क्या दें, सड़कों पे सारी चीजें बंद, वो सब 1-2 जगह इधर से उधर मूवमेंट पूरी रिस्ट्रिक्टेड। तो पास हम लोगों के पास थे, कुछ लोगों को शुरुआत में मिल गए थे, उनमें मैं भी था। तो फिर मैं अपने उन पुराने मित्र के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि दादा आप देखना अब क्या होने जा रहा है। हमने कहा क्या होने जा रहा है? तो उन्होंने कहा यहाँ से घाटी से 500 लड़के निकलेंगे, पूरे देश को दहला देंगे और बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी, ये जाएंगी। तो मैंने सोचा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, वो 500 लोग तो मर जाएंगे, फिदाइन होंगे। वो तो कह रहे हैं हाँ मर जाएंगे। तो मैंने कहा भारत की आबादी के हिसाब से तुम अंदाज लगा लो किसका नुकसान ज्यादा हुआ। तो वो समझे नहीं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, वहां हर आदमी का ये रुख था कि जैसे ही हम 370 हटाएंगे ना, तो जैसे पूरा, जैसे याद होगा आप, फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्हीं की बयान याद है ना, कि अगर दम है तो हटा के दिखा दो मोदी, और वो है ना, झंडे नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो, चूंकि आप जब ये स्टेब्लिश करते हैं कि हाँ रिट है हमारी, हम ये चाहते हैं कि नुकसान अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा होगा, तो आप इवेल्युएट करते हो। लेकिन मैंने आपको सफी कुरैशी का जो बयान सुनवाया, जो साफ तौर पे ये आपको वहां जाकर मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से कश्मीर में बात की, जिसमें से वो लोग भी थे, वो सेम वॉइस भी थी जो ये कहती थी कि हम हिंदुस्तान के पक्ष में थे, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में मिलने के बहुत सारे कारण थे। लेकिन हम लोगों की तरफ दिल्ली ने देखा ही नहीं। मतलब शुरू में दिल्ली ने उन लोगों को चुना जो लोग जिनसे आप डील कर सकते थे, और वो ब्रोकर थे, पावर ब्रोकर्स आपने सेलेक्ट किए। तो लिहाजा उनको जब भी नुकसान पहुंचेगा, मान लीजिए कोई धंधा अगर खराब होता है, आपने देखा होगा, तो वो व्यापारी जिसके पास वो ठेका होता है वो बर्बाद करने की कोशिश करता ही है। तो वो सब हम बार बार देखते हैं, ये आपको हर में दिखा जी। और ये जो अमन के साथ बातचीत करते हुए इन्होंने टिप्पणी की है, फारूक अब्दुल्ला, आतंकवादियों के घर बम से नहीं उड़ाने चाहिए थे। एंकर, तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया? फारूक अब्दुल्ला, अब बेटा शराब पिएगा तो क्या बाप को बताएगा? शराब पीना और लोगों को मारना इनकी दृष्टि में बराबर है। दरअसल अभी बहुत सारी चीजों में इस लोकतंत्र को कम से कम हिंदुस्तान में परिपक्व होना था। इसको बहुत सारी चीजें सोचनी थी कि 2001 के बाद अमेरिका ने क्या किया था, पैट्रियट एक्ट में क्या किया था। आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल वार ऑन टेरर जब शुरू हुआ था तो उन्होंने क्या क्या किया था। आप जो लोग वहां की 3600 या कुछ इतना है जो आंकड़ा है उनका, वो 4000 से नीचे है। आप इतने लोगों को हमेशा खोते रहे हो, लेकिन आपके लिए वो आज तक ये तय नहीं हुआ, क्योंकि जो आतंकी या इस तरह के लोग या इन्होंने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया
उसने आपके लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत अच्छे से अपने हक में इस्तेमाल किया। यानी हिंदुस्तान के खिलाफ वो ताकतें ज्यादा इस्तेमाल हुई, जिनको इसलिए बनाया गया था कि वो देश को मजबूत करेंगी। आप अदालतों का इस्तेमाल देखो, रात को याकूब के लिए खुल सकती है अदालत, अफजल इतने दिन तक लड़ सकता है, आप अजमल कसाब के लिए आप देख सकते हैं, आपको सारे मानवीय, लेकिन आप रोज हजारों लोग ऐसे रोज की बात कर रहा हूं जो 34 साल तक जिनकी पेंडिंग पड़ी है अपीलें, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजें वहां से आए। भाई सबसे बड़ा उदाहरण तो हाल फिलहाल का नूपुर का केस से बड़ा उदाहरण तो आपके पास कोई हो नहीं सकता ना। जिन्होंने गर्दनें काट दी उस पर नहीं आप सुन रहे, मुर्शिदाबाद पे आपका स्यो मोटो नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये सिस्टम के क्रिएट होने की बात है। जो वो कह रहे हैं कि साहब उनके घर नहीं उड़ाए जाने चाहिए, क्योंकि आप वहां गए नहीं है। आप वो तो एक स्ट्रेटजी से बोल रहा है, लेकिन जो बाकी इसके हक में खड़े हुए लोग हैं, या जो वहां शिकार होके आगे अब लोग वो कह रहे कि साहब हमको कश्मीरी के या मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं दिखाना चाहिए या फला नहीं दिखाना चाहिए, ये उनकी गलती नहीं है। ये आपने इकोसिस्टम खड़ा किया है। लोग आपके जानते नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। क्योंकि आप ये सोचिए, जिन परिवारों ने उन लोगों के सहारे ताकत अर्जित की है, क्योंकि आप और हम लोगों ने तो इसको हटा दीजिए, टेररिज्म, क्रिमिनल तो आपने देखे हैं, क्रिमिनल तो हम लोगों के आसपास भी होते हैं। उनके परिवार उन क्रिमिनल की जो अकूत अर्जित अवैध संपत्ति है और जो बाहुबल से अर्जित आतंक है उसका फायदा उठाते हैं। तब तक वो अपने विधान उसमें ब्लॉक प्रमुखी में निर्दलीय चुने जाते हैं, नहीं तो जिला पंचायत में निर्दलीय चुने जाते हैं, नहीं तो गांव प्रधानी में चुने जाते हैं। उनको सम्मान दिया जाता है। और वो सम्मान का उदाहरण अगर आपके पास वो वीडियो है, मैंने तो वो देखा है, मेरे पास है, जिसमें वो जब आर्मी का जवान अफसर उसको समझा रहा है उस परिवार में, आप देखिए, याद कीजिए कि जब वो ये समझा रहा है आर्मी का जवान, तो वो ये कह रहा है कि आप ये सोचिए, उसको बताते हुए ये बताता है कि अगर हमको धमकी दी गई, वो ये कितनी बड़ी बात कह रहा है। मतलब वो जब कह रहा है कि अगर एनकाउंटर होगा तो हम आपको बुलाएंगे, आप अपने बेटे को कहना हथियार रख के समर्पण कर दे, या पत्नी को। तो वो कह रही कि अगर वो वापस आ गए तो मैं उसको खुद मार दूंगी। हाँ, आप समस्याओं की तरफ से आंखें चुरा लेंगे ना तो समस्याएं खत्म नहीं होती ओंकार जी, आप खत्म होते हैं। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, ये कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो परिवार आतंक की उस आए, आतंक के उस सम्मान, क्योंकि जब वो मरेगा तो शहादत है, तो आप देखेंगे हजारों की भीड़ होगी इकट्ठी, और जब नहीं है तो वो मार के आ गया पुलिस वालों को, तो गाजी है, वो तो गाजी है, तो गाजी का सम्मान होगा। ये तमाम चीजें वहां आपको दिखाई देती हैं, और ये तमाम लीडरशिप उसको सस्टेन करने के लिए, ये इंसुलेशन है, ये समझने की जरूरत है। इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि आप कितना भी करते रहिए, ये जो कहानियां हैं, ये जो सुनाई जाती है कि साहब आप कितनों को क्या कर दोगे, कितनों को क्या कर दोगे, तो आप रोक भी नहीं पाओगे। आप ये जमीनें, ये सरकारें, ये देश, ये रोक नहीं पाओगे। आप लगातार आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, ये जो हिस्से हैं, आप वहां जाकर अब अपने आप को एक्सर्ट करके दिखाइए। तो ये तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और आपको जो तय करना वो करेंगे। कई बार लगता है कि ये लोग सामने पढ़ के कुछ कहते हैं और एक्चुअल में कर कुछ और रहे होते हैं। अब ये जो पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ करके वापस भेजे जा रहे हैं, कोई 20 साल से यहाँ था, कोई 17 साल से था, कोई 40-42 साल से महिला थी, और उसके यहाँ बच्चे भी हो गए, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब हो गए, और वो अभी भी पाकिस्तान की ही बनी हुई हिंदुस्तान में बैठी हुई है। उनके राशन कार्ड भी बन गए, उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए, सारे काम वो यहाँ कर रहे हैं, और अब उनको वापस भेजा जा रहा है तो फारूक अब्दुल्ला के पेट में दर्द हो रहा है। ये मानवता के खिलाफ बता रहे हैं। मैं तो एक नाजिया इलाही का एक वीडियो आया था, मैं दर्शकों के लिए प्ले भी कर देता हूं और फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। सीआरपीएफ मोहम्मद मुनीर की पाकिस्तानी बीवी को बहुत बड़ी राहत मिली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने मुसलमान सीआरपीएफ
मोहम्मद मुनीर की पाकिस्तानी फुफ्फो की बेटी जो बीवी बनी थी उसको राहत दी और पाकिस्तान जाने से रोक लिया। भारत में रहेगी अब वो भारत में रहेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे देश ने सानिया मिर्ज़ा को बहुत प्यार दिया था और सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के कठमुल्ले को प्यार दिया और एक बच्चा पैदा किया। और सीमा गुलाम हैदर जो 4 बच्चों के साथ रघुपुरा आ गई और देश में एक बड़ी आबादी ने उसको अपनी भाभी बना लिया। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में शादी करने के लिए जावेरिया आई थी और पश्चिम बंगाल में ही रह गई और बस गई। तो टैक्स हम देंगे और उस टैक्स का पैसा का पूरा फायदा जो है ये पाकिस्तानी लोग उठाएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान से ही लोग आ करके भारत के हिंदुओं को चिन्हित करेंगे, उनके पैंट खोलेंगे, उनका खतना देखेंगे और फिर उनको धाएं 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 गोली मारेंगे, उनसे कलमा पढ़वाएंगे। लेकिन भारत से पाकिस्तानियों को निकाला नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि जावेरिया और सीमा गुलाम हैदर और सानिया मिर्ज़ा तो किसी लाडली बहन योजना में आती है, इसलिए इनको तो निकाला ही नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोहम्मद मुनीर जो सीआरपीएफ है, जो देश के जवान है, जिसने अपने फुफ्फो की पाकिस्तानी बेटी से शादी की, उसने कौन सी तीरंदाजी कर दी जो देश का यूनिफॉर्म पहन करके देश की रक्षा और सुरक्षा करने की कसम खा करके वो पाकिस्तानी बीवी के साथ निकाह विकाह पढ़ करके अब बच्चे पैदा कर रहा है। मुझे लगता है देश खतरे में है। वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं नाजिया इलाही खान ने। अब 2-3 चीजें हैं। आप अगर अर्धसैनिक बल के जवान हैं, सेना के जवान हैं, तो आप पाकिस्तानी बहू लाएंगे, पत्नी लाएंगे और ये स्थितियां क्रिएट कर देंगे। आपकी तो निष्ठा के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए। और एक ल्यूप होल है, ये सीमा हैदर हो या उसकी फूफी की बेटी हो जिससे वो पाकिस्तान से ब्याह करके लाया, ये सारे के साथ, और फिर कोर्ट हाजिर है रोक लगाने के लिए और उनको वापस जाने से रोकने के लिए, जो आदेश जारी किया उस पर रोक लगाने के लिए। ये कितनी बड़ी समस्या है साहब। चलिए, मैं आपको, आप फिर कहेंगे, आज मैं दर्शकों को जो है, हमारे दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि वो रेफरेंस से जाएं, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बयान दे दूं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुफ्ती बाहुद्दीन फारूकी, उन्होंने 1990 में जनवरी में एक मंडामस जून 90 में एक समादेश याचिका दायर की। उसमें क्या कहा सुनिए। वो इस देश के एक राज्य के मुख्य न्यायाधीश, सुन लीजिए आप उसको, समादेश याचिका में लगभग 42 साल पहले भारत ने राज्य के आवाम की घोषित इच्छा के विरुद्ध जम्मू कश्मीर को चालाकी, धोखे और बल प्रयोग द्वारा अपने में मिला लिया। अब आप इसके बाद आप अगला सुन लीजिए। उसी समादेश याचिका में मुफ्ती बाहुद्दीन ने आगे जोर देकर कहा कि राज्य की आवाम ने दुर्व्यवहार को सहा है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा से जंग आजादी को जारी रखा है। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने कदम रखे, वैसे ही इसने आजादी के लिए लड़ने वालों पर जोरदार धावा बोल दिया और राज्य में आतंक का राज कायम कर दिया। इसके अलावा भी आप सुन सकते हैं। और ये पूर्व न्यायाधीश नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी रहे, जिनके आप फारूक साहब को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तानी लुटेरे स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय सेना वहां कश्मीर को बचाने नहीं, आतंक का राज कायम है। भारत सरकार ने अपने बल से पाकिस्तान को कमजोर करने, अपने रास्ते से हटाने और कश्मीर पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की अपनी योजना पर काम किया। क्या मुझे लगता है इस सवाल का जवाब इससे भी ज्यादा कुछ दिया जा सकता है जो नाजिया इलाही ने उठाया कि कोर्ट ने छोड़ दिया। कोर्ट को इस सवाल करने की जरूरत नहीं है कि कैसे सुरक्षा बल के जवान की वाइफ वो हो सकती है, और इतने सालों तक आप कम से कम नागरिकता नहीं ले पा रहे। आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये देश देख रहा है कि किस तरह से आप जो है पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ रहे हैं ताकि सम्मान उसके लिए ले रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे मार रहे हैं। दरअसल कई बार क्या होता है कि एक, वैसे तो नज्म की वो लाइनें, वो गजल की एकदम वो है कि कोई कैसे बचाए उसे डूब जाने से, वो कोई कैसे बचाए उसे फरेब खाने से, वो डूब जाने से, दिल वो जो बाज ना आए फरेब खाने से।
ये कंटिन्यू इनकी कहानी है। इतिहास से इतनी दुश्मनी है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि पहले ये बात ओंकार जी आपके समय में कही जा सकती थी, कुछ हद तक मेरे समय तक भी सही थी, कि हमको बताया नहीं गया, हमको वो किताबें नहीं दी गई या हमने, लेकिन अभी तो पूरी दुनिया के सामने है, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। कश्मीर की कोई भी जाके किताब पढ़ लीजिए, आपके पास हजारों किताबें हैं, लेकिन आपको लगेगा कश्मीर नामा लिखने वाला अशोक पांडे जो है बहुत ही सत्य का प्रार्थी है। वो सीधा दिखता है वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह भीड़ होती है, बिके हुए लोगों की भीड़ होती है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं गद्दारी करूं तो क्या मुझे माफ कर दिया जाए? ये कौन सा कहानी है कि साहब इनके पिता, इनकी बात ज्यादा सुन लीजिए क्योंकि ये अभी शहीद हो गए, इनके घर वालों को मार दिया गया, तो जो कह रहे वो कोई नहीं, वो देश अपने से सोचता है भाई, वो एक व्यक्तिगत बात है। वो दुख की पीढ़ी में किसी का मन कुछ भी हो सकता है, वो किसी को क्षमा भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो कहा गया है आपको क्षमा देने का वो है, ये किसी को नहीं है। लेकिन राष्ट्र अपने तरीके से सोचता है, राष्ट्र आपकी भावनाओं पे नहीं जाता। आप ये सोचिए कैसे ये संभव है कि 88,000 से लाखों महिलाएं इस देश में पाकिस्तान की नागरिकता पर रह रही हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लोग रह रहे हैं, और उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो कल को जब पत्थर बजाने वाले उस महान नेता का अनुसरण नहीं करेंगे जो भारत की फौजों के ट्रकों पर पत्थर फेंकता था 10 साल का। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।